Hello everyone. Today we will discuss about subjects knowledge and curriculum development, paper number 7, and my today's topic is curriculum and factors affecting curriculum development. ठीक है. Now we will start with this philosophical factors कि जो हमारा जो क्यूरिकुलम है उसको जो प्रभावित करने वाले जो दार्शनिक तत्व हैं, ये जो फिलोसफिकल तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले से देखिए कि जो हमारा क्यूरिकुलम है इसको वैसे तो इससे पहले हम 4 वीडियोस बना चुके हैं इस क्यूरिकुलम पर कि क्यूरिकुलम का अर्थ क्या है. तो लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं कि जो क्यूरिकुलम है हमारा वो क्या है, एक दौड़ के मैदान की तरह है जिस पर कि कोई भी जो छात्र है वो धावक की तरह है ना. तो जो बच्चा है क्यूरिकुलम को पढ़ के ही आगे बढ़ता है. जो हमारा क्यूरिकुलम है, जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, इसके 3 मुख्य घटकों की हम बात करते हैं. पहला हमारा इसके अंदर आता है टीचर, दूसरा हमारा आता है स्टूडेंट और तीसरा हमारा आता है क्यूरिकुलम. तो जब ये तीनों चीजें शिक्षा की प्रक्रिया के अंदर, एजुकेशन प्रोसेस के अंदर तीनों चीजें आती हैं तो जो इसका प्रभाव है क्यूरिकुलम का वो बहुत ज्यादा हमारी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है ना. तो क्योंकि जब तक हमारे पास कोई पर्टिकुलर क्यूरिकुलम नहीं होगा, पढ़ने के लिए कोई हमारे पास एक निर्धारित जो है वो सिस्टम नहीं बनेगा, कुछ जो पाठ्य सामग्री है वो जो चुनाव है वो सही से नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं क्यूरिकुलम के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं. तो अगर वो सारी चीजें अगर मैनेज नहीं होंगी और जो उनको प्रभावित करने वाली जो बहुत सारी चीजें भी हैं, जो कौन कौन सी हैं, हम मेनली आज इफेक्ट की बात करेंगे कि जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्यूरिकुलम को, जो डेवलपमेंट हम क्यूरिकुलम का करते हैं या क्यूरिकुलम जब हम बनाते हैं तो उसकी जो विकास की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं. सबसे पहले हम इसमें बात करें फिलोसफिकल फैक्टर की. तो फिलोसफिकल जो है, देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी फिलोसफी है वो सबसे ज्यादा हमारी शिक्षण क्रिया को प्रभावित करती है. अब जो ये फिलोसफी शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, ये आंग्ल भाषा के फिलोसफी शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतर है. आंग्ल भाषा के फिलोसफी शब्द का हिंदी रूपांतर है. यह जो शब्द आया यह यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना. कौन कौन से, फिलोस प्लस सोफिया, लव फॉर विजडम भी हम इसको कहते हैं कि ज्ञान के लिए प्रेम. जब हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, ज्ञान के लिए प्रेम का अर्थ क्या है कि जब हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, तत्पर होते हैं, जिज्ञासा हमारे मन के अंदर होती है ना. जो दार्शनिक है वो क्या है, दार्शनिक हम सभी जानते हैं कि दार्शनिक एक ऐसा चिंतनशील प्राणी है जो कि हमेशा चिंतन करता रहता है, वो कभी भी शांत होकर नहीं बैठता है ना. समाज में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी वो परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव जिनको हम कहते हैं कि जितने भी जो समाज के अंदर पर्सपेक्टिव हैं उनको देख करके, समाज के अंदर जो होने वाली वर्तमान में घटनाएं हैं उनको देख करके वो कभी शांत नहीं बैठता है. उसका जो मन है वो क्या है, वो सत्य की खोज में हमेशा लगा रहता है. तो जो एक दार्शनिक होता है वो एक चिंतनशील प्राणी होता है. तो जो हमेशा ज्ञान के लिए जिसके मन में प्रेम रहे, ज्ञान का जो पिपासु है वही क्या है, वही स्टूडेंट सच्चा दार्शनिक है ना. तो आज हम इनके विषय में बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं. 2 डेफिनेशंस आज हम फिर पढ़ने वाले हैं. पहले हमारी अरस्तु साहब ने दी है ये डेफिनेशन. ये कहते हैं कि जो दर्शन है ये क्या है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है. जो परम तत्व के यथार्थ की जांच करता है. परम तत्व क्या है, जो सत्य है. जो दार्शनिक है वो किसको परम सत्य मानते हैं, सत्य है ना. तो जो सत्य की जांच के लिए हमेशा लगा रहता है वो क्या है, दार्शनिक है. ठीक है. और वो यथार्थ की जांच में लगा रहता है. सेकंड डेफिनेशन हम पढ़ेंगे फिक्टे के अकॉर्डिंग. फिक्टे क्या कहते हैं, फिक्टे कहते हैं कि दर्शन जो है वो ज्ञान का विज्ञान है, कि इट इज अ साइंस ऑफ नॉलेज. कि जो ज्ञान है वो क्या है, नॉलेज है, साइंस है. जब हम ज्ञान को साइंटिफिक तरीके से प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो वो जो ज्ञान है हमारा क्या है वो प्रमाणित हो जाता है. क्योंकि हमारे पास उस ज्ञान को सिद्ध करने के लिए जब हमें विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है या विज्ञान का सहारा जब हमें मिल जाता है तो हम उन्हीं चीजों को क्या है, हम उन्हीं चीजों को प्रैक्टिकली जो है उसको प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. तो इनकी जो डेफिनेशन देखने में बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही जो है वो क्या है, हमारे लिए वैल्यूएबल है, मूल्यवान है कि दर्शन क्या है, ज्ञान का विज्ञान है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा फिलोसफी है उसका क्यूरिकुलम के साथ जो है वो क्या संबंध है. ठीक है. जो दर्शन है हमारा वो किस तरह से ज्ञान से जुड़ा हुआ है, किस तरह से हमारी फिलोसफी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है. ठीक है. तो इसमें हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, देखिए इसमें सबसे पहले कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या
या समाज को भली प्रकार से समझने के लिए क्या है, जरूरी है कि हमें उसके जीवन के दर्शन का ज्ञान हो। किसी भी चीज को जब हमने सीखना है, जानना है उस चीज को, तो उसकी जो फिलॉसफी है वो कैसी है, इसके विषय में हमें पता करना होगा। क्योंकि जब तक हम किसी के विचारों को नहीं जानते, किसी की जो सोचने का जो तरीका है ना, दर्शन का क्या क्या अभिप्राय है, दर्शन से अभिप्राय यही है कि जब हम जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी ओपिनियन है किसी भी थिंग को लेकर के, किसी भी फैक्ट को लेकर के, है ना, तो जो हमारी फिलॉसफी बनती है, जो हमारे आइडियाज बनते हैं, जिस तरह से हम उस चीज को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, है ना, तो किसी भी व्यक्ति को जब हम समझते हैं तो उसकी साइकोलॉजी को भी हमें समझना जरूरी होता है कि उसके जो आइडियाज हैं वो किस तरह से हैं, किस फैक्ट को लेकर के वो किस तरह की विचारधारा रखता है। जो आगे एक जो है जी के चेस्टर्न हुए हैं, इन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य के विषय में सबसे व्यवहारिक और प्रमुख वस्तु ब्रह्मांड के विषय में उसका कुछ दृष्टिकोण है। और क्या है कि जो बात इन्होंने कही है, इन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति के विचार हैं, जो व्यक्ति के जो आइडियाज हैं, जो व्यक्ति का दृष्टिकोण है, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसको समझना बहुत अधिक आवश्यक है। अब हम बात करते हैं दार्शनिक तत्वों की। तो जो दार्शनिक तत्व है मेन जो पाठ्यक्रम पर जो हमारा प्रभाव पड़ता है उनका वो कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले जो कहता है कि जो पाठ्यक्रम है, हमारा करिकुलम है, इसका निर्माण दर्शन पर आधारित है। कि जो निर्माण हम करते हैं वो किससे करते हैं पाठ्यक्रम का, उसके अंदर हम दार्शनिक तत्वों को जो है वो शामिल करते हैं। क्योंकि दार्शनिक तत्व क्या है, दार्शनिक दर्शन के अंदर जो है हम ये निर्धारित करते हैं शिक्षा का स्वरूप, कि किस प्रकार की शिक्षण विधियां जो है हम अपनाएंगे, किस प्रकार का जो है वो शिक्षण मटेरियल, टीचिंग मटेरियल हमने डालना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है उसकी साइकोलॉजी के अंदर, और अकॉर्डिंग उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, उसके जो है अभिरुचि के अकॉर्डिंग और उसके कैपेसिटी या एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है, ये हम कहाँ तय करते हैं, ये हम दर्शन में ही तय करते हैं। तो जो पाठ्यक्रम का जब हम निर्माण करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमने देखनी है, बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो भी देखना है, बच्चे का फिजिकल जो है उसका सिनेरियो वो भी हमने देखना है, इसके साथ ही साथ उसका जो काम करने का तरीका है, उसकी क्रिएटिविटी पावर है, उसकी आईक्यू पावर है बच्चे की, उसका जो इन्वायरमेंट है ना, और बहुत सारी जो हमारी परिस्थितियां भी रहती हैं, जैसे समाज की परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बच्चे की आर्थिक परिस्थितियां हैं, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही क्या है दर्शन जो है वो शिक्षा के ऑब्जेक्टिव निर्धारित करके हमें देता है। ठीक है, क्योंकि हम हमारे जिस देश की जैसी कंडीशन होगी वहां के लोगों का दर्शन भी वैसा ही होगा, है ना, वहां के लोगों का दर्शन भी वैसा ही होगा, और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमने क्यूरिकुलम का डेवलपमेंट करना होता है। ठीक है, तो जो निर्माण है वो कहते हैं दर्शन पर इस तरह से आधारित है ना, क्योंकि अगर हम ऐसी पॉलिसीज लेके आए जो कि लागू करना ही संभव नहीं हो, ऐसी चीजें अगर हम निकाल के लेकर के बच्चों के सामने रखते हैं जिनको कि शिक्षा के ऑब्जेक्टिव को जो पूरा ही ना करती हूँ, और जिन चीजों को हम पढ़ाना बच्चे को चाहते हो लेकिन अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही उस चीज में नहीं है, अगर बच्चे की एफिशिएंसी नहीं है उसको कर पाने की, तो ऐसे क्यूरिकुलम का जो बनाना है वो क्या है, वो उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो है वो क्या है, जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो इस तरह से, जो जैसे फिलोसफी है उस फिलोसफी जो दर्शन है, दर्शन जो है उसी के माध्यम से ही हम क्यूरिकुलम का निर्माण करें, किस प्रकार का शिक्षण मटेरियल हम बच्चे को प्रोवाइड करें, कौन कौन से टीचर किस प्रकार का हम बच्चे को साथ व्यवहार करें, किस प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग में लाया जाए, किस प्रकार से जो है वो अनुशासन को जो है वो फॉलो किया जाए, उसके साथ साथ जो हमारा इवेल्युएशन है, जो मेन प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन है ना, जब वर्ष भर बच्चे को हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जो असेसमेंट या इवेल्युएशन की जो प्रोसेस है उसमें भी जो दर्शन है हमारी बहुत अधिक, उसके निर्धारण में भी दर्शन हमारी बहुत अधिक मदद करता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि जो पाठ्य विषय है, पाठ्य विषयों की संख्या का निर्धारण भी दर्शन से संबंधित है। पाठ्य विषय देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्यूरिकुलम बनाना है लेकिन पाठ्य विषय कौन कौन से रखने हैं, किन किन किसी एक खास स्ट्रीम के अंदर, मान लो आर्ट्स के अंदर हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, मेडिकल स्ट्रीम के अंदर बच्चे को हम डालना चाहते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ कॉमर्स में अगर हम बच्चे को डालना चाहते हैं, तो जो पाठ्य विषय हैं वो कौन कौन से पाठ्य विषय डाले जाए, ठीक है, ये चुनाव करना, और जो पाठ्य विषय हैं वो कितनी संख्या में डाले जाए, किसी बच्चे को पढ़ाना है लेकिन कितना क्यूरिकुलम उसको पढ़ाना है, उसके क्यूरिकुलम के माध्यम से कितने कंसेप्ट उसको पढ़ाने हैं, कितने यूनिट्स हमने उसको पढ़ाने हैं, है ना, और बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो कितना है, बच्चे की एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें जो है वो भी हम डिसाइड करते हैं, किसमें दर्शन से संबंधित है ये चीजें, और दर्शन के अकॉर्डिंग ही हम ये चीजें डालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाठ्यक्रम पर दर्शन का पूर्ण प्रभाव पड़ता है।
जो जिस तरह की देखिए स्टूडेंट्स की हमारी फिलोसफी होगी, हमारा जो करिकुलम है उसी प्रकार का होगा। क्योंकि जो समाज विशेष जिसमें हम रहते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं कई बार आपको देती हूँ कि जो स्पार्टा देश है वो एक ऐसा देश था, छोटा देश था, लेकिन एक समय में क्या था कि वो जो है वो विदेशी जो शत्रु थे उनसे घिरा रहता था, है ना। अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उन्होंने जो शिक्षा के ऑब्जेक्टिव रखे वो सबसे पहले क्या रखे उन्होंने कि अपने देश के नागरिकों को इस प्रकार से मजबूत बनाना कि जो वो है विदेशी आक्रमण के समय उनका क्या है मुंह जवाब दे सके और वो अपने आप को जो क्या है स्वतंत्र रख सके, है ना। तो लेकिन जो इंडिया है, इंडिया तो क्योंकि अब देखिए सन 47 के बाद हम आजाद हो गए और जो है हमने अभी 26 जनवरी को क्या है अपना 78वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया है, रिपब्लिक डे हमने मनाया है, ठीक है। तो जो है क्या है ये सब चीजें, ये यही है कि लेकिन अब हमारी शिक्षा के उद्देश्य क्या है। अब हमारी शिक्षा के उद्देश्य एक समय था जबकि हम अपने सर्वाइव के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि भारत बहुत समय तक गुलाम रहा, लेकिन अब आज़ादी के जो 72 साल हमने पूरे कर लिए हैं, तो अब जो है हमारे शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है। अब बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, बच्चे को बहुत सारी फैसिलिटी देने की हम बात करते हैं। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी डेवलप हो चुकी है, हमारा शिक्षा का जो बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है ना। जो ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो है वो भी हमारा बढ़ा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी क्या है, ये दर्शन से ही जुड़ी हुई है और ये सारी चीज़ें जो देश के अंदर जैसे एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है हमारे, है ना, कि हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। आर्टिकल 45 जो है शिक्षा से संबंधित है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हर बच्चे को दी जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा जो हमारे समाज का इन्वायरमेंट है, जो हमारे देश की प्रणाली है, चाहे वो राजनीतिक प्रणाली है, चाहे वो सामाजिक प्रणाली है, ये सारी विचारधाराएं जो है हमारी शिक्षा को प्रभावित करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था दर्शन का कि दर्शन जो है वो किस प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। अब हम थोड़ा सा देखें कि जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद और फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज एंड अदर फिलोसफिकल फैक्टर्स इफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट, जो विकास की प्रक्रिया है उसको आदर्शवाद जो है वो किस तरह से प्रभावित करता है। ये तो था दर्शन, दर्शन ने किस प्रकार से पाठ्यक्रम को प्रभावित किया। अब हम बात करेंगे आदर्शवाद की। देखिए स्टूडेंट्स, आदर्शवाद जो है ना वो एक ऐसी विचारधारा है जो कि आइडियाज को मानती है ना। हम इस पर कंसेप्ट को अलग से भी कर चुके हैं। क्या है ये जो है ये आइडियाज को ही वैल्यूएबल मानती हैं कि जो व्यक्ति के जैसा विचार होगा व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा, इसलिए हमें क्या है अपने विचारों को श्रेष्ठ रखना चाहिए। विचारों के अंदर हमारे क्या होना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम की जो प्राप्ति का जो भाव है वो हमारे विचारों के अंदर होना चाहिए और मानवता की भलाई के लिए काम हमें करनी चाहिए। अब देखिए, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आदर्शवाद और पाठ्यक्रम की। आदर्शवाद या आइडियलिज्म कहते हैं इसको, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि पाठ्यक्रम जो है वो मानव के विचारों से प्रभावित होता है, मानव के विचारों से जुड़ा हुआ होता है। तो जो मानव के पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का होना चाहिए, पाठ्यक्रम मानव के विचारों और आदर्शों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। विचारों और आदर्शों से जुड़ा होना चाहिए। किस प्रकार से, देखिए स्टूडेंट्स की जो व्यक्ति के विचार हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि जो व्यक्ति के विचार हैं, अगर व्यक्ति के विचार श्रेष्ठ हैं, व्यक्ति के विचारों के अंदर आदर्शों का समावेश है, अच्छी चीजें उन्होंने अपने व्यक्तित्व के अंदर शामिल कर रखी हैं, है ना। आदर्शवादी क्या चाहते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण चाहते हैं, एक अच्छे नागरिक के चरित्र के अंदर बहुत सारी जो विशेषताएं होनी चाहिए उनकी आदर्शवादी फिलोसफर करते हैं, ठीक है। तो जो कहता है कि जो मानव के विचार हैं, हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, जो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर क्या है, हम व्यक्ति के विचारों का ध्यान रखें और व्यक्ति के अंदर ऐसे विचारों को उत्पन्न करें, ऐसे विचारों का निर्माण करें कि व्यक्ति एक खुशहाल और एक सुखी जीवन जी सके, एक आदर्श नागरिक समाज के लिए बनकर तैयार हो, समाज का कल्याण हो, ठीक है। और जो आदर्श हैं, जो अच्छे आइडियाज हैं, आइडियाज आदर्श हम सभी समझते हैं कि जो जीवन से जुड़ी हुई जो अच्छी चीजें हैं उनका हमारे व्यक्तित्व के अंदर हम समावेश करें, ठीक है। तो अगर हम बच्चे को इस तरह का करिकुलम अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं जो कि आदर्शों पर आधारित है और अच्छे विचारों पर आधारित है, वैल्यूएबल विचारों पर आधारित है, आइडियाज पर आधारित है,
तो वो पाठ्यक्रम क्या है, वो हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। और दूसरा क्या है, जो हमारा पाठ्यक्रम है वो क्या है, जो कहते हैं कि जो मनुष्य के सच्चे और विशिष्ट अर्थों में जो मानव होने के लिए हमें क्या चाहिए, जो विरासत के रूप में हमें ग्रहण करने चाहिए, क्या ऐसे अच्छे विचारों की बात इन्होंने की है कि जो हमारे जीवन में हमें जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और नेक्स्ट जनरेशन को भी और अच्छा बनाने के लिए कि हम क्या करते हैं, ज्ञान का हम ट्रांसमिशन करते हैं, हस्तांतरण करते हैं कि ये ज्ञान जो है वो किसी एक दिन की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का क्या होता है, हस्तांतरण होता है ना। तो जो आइडियलिस्टिक है वो क्या कहते हैं कि जो अच्छी चीजें हमने सीखी, हमने अपने पूर्वजों से ग्रहण करी, वही जो चीजें हैं विद द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, उन चीजों को हम और अच्छा बनाएं, उन विचारों को और महानता के साथ जो है हम नेक्स्ट आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है उसको हम सौंपें, ताकि जो है वो क्या है, वो भी एक उज्जवल भविष्य के साथ इसके अंदर रह सके। फिर है शाश्वत मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान। जो आइडियलिस्टिक हैं ये क्या करते हैं, शाश्वत मूल्य जैसे मैंने अभी बात की, शाश्वत मूल्यों का क्या कहना है, शाश्वत मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान देना है, शाश्वत मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान। जो आइडियलिस्टिक हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि जो हमारा करिकुलम है उसके अंदर हमने जो शाश्वत मूल्य जो हमने हमारे पास चले आ रही हैं हमारे पूर्वजों से, जैसे मैंने भी बात की कि जो हमारे पूर्वजों से हमारे पास जो अच्छी चीजें आ रही हैं, उन मूल्यों को अगर हम पाठ्यक्रम के अंदर डालते हैं तो बच्चे का जो परवरिश, जो समाजीकरण बच्चे का होगा, बच्चे की जो परवरिश हम करेंगे उसके अंदर क्या है, ये चीजें, ये जो मूल्य हैं वो भी अपने जीवन में अडॉप्ट कर पाएंगे, और अडॉप्ट करेंगे तो वो उनके जो बच्चे के जो चरित्र का निर्माण है, जो बच्चे का विकास है, उसमें उसका बहुत अधिक योगदान देगा। और जो शाश्वत मूल्य, जैसे हमारे आदर्शवादियों ने जैसे कहा कि सत्य सुंदर, की सत्य बोलो शिव ही सुंदर है, और जो अच्छी चीजें हैं उनका निर्माण करें, सत्य के पक्ष में हमेशा काम करें, झूठ से बचें, ठीक है। और क्या है, और ये जब सारी चीजें, जब इस तरह के अच्छे विचार, अच्छे वैल्यूज जब हमारे जीवन में आते हैं तो सुंदरतम की जो कंसेप्ट है उसका कंसेप्ट हमारे दिमाग के अंदर आता है। फिर है मानव की प्रमुख क्रियाओं का पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देना। मानव की महत्वपूर्ण क्रियाओं को जीवन में स्थान देना। कहते हैं कि जो करिकुलम है हमारा उसके अंतर्गत क्या है, हमने जो मानव जीवन के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं, महत्वपूर्ण जो विषय हैं हमारे, ठीक है, उनको भी जो है वो पाठ्यक्रम के अंदर हम डालें। प्लेटो महोदय के अंतर्गत अगर हम देखें, उनकी स्टेटमेंट देखें तो वो क्या कहते हैं कि हमें जो है वो अपनी क्रियाओं के अंदर क्या है, बौद्धिक क्रियाएं शामिल करनी है, भावात्मक क्रियाएं शामिल करनी है, कलात्मक क्रियाएं जो है वो जीवन के अंदर हमने शामिल करनी है, और इन जो क्रियाओं के द्वारा नैतिक क्रियाएं हमने शामिल करनी है। इन क्रियाओं के द्वारा रोशमोदय भी कहते हैं कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं या जो आत्मिक क्रियाएं हैं, इनको भी आधार के रूप में हम पाठ्यक्रम के अंदर डालें, क्योंकि बच्चा क्या है, जो अगर हम इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चे को काम करवाते हैं, बच्चे को शिक्षण हम देते हैं, बच्चे को पाठ्यक्रम का जब बच्चे के सामने हम रखते हैं तो इससे क्या होगा, बच्चे का बौद्धिक विकास होगा, बच्चे की जो कला है, कला का जो क्षेत्र है, जो कलात्मक अभिव्यक्ति का जो क्षेत्र है, उसके अंदर भी सुधार होगा और बहुत कुछ नई चीजें वो कला के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में सीख पाएगा। और इसके साथ साथ क्या है, जो नैतिक चीजें हैं, नैतिकता के साथ जो हमारा जुड़ाव है, जो नैतिक क्रियाएं हैं हमारी, जो समाज में रहने के लिए हमें जरूरी है, उन चीजों को भी क्या है हम पाठ्यक्रम के अंदर स्थान दें, ठीक है। तो इस तरह के जो विचार हैं ये किसके हैं, ये हमारे आदर्शवाद के हैं। अब हम बात करें नेचुरलिज्म की बात करें तो देखिए नेचुरलिज्म भी ये मेनली आदर्शवाद क्या है, ये एक आइडियलिस्टिक फिलोसफी है, और इन्होंने मेनली जो मानव और जो मानव के विचार हैं, जो अच्छी चीजें, अच्छे आदर्श व्यक्ति के हैं, उनके साथ जोड़ने का प्रयास किया, जो वैल्यू हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमें मिली आ रही है विरासत के रूप में, उन चीजों को इन्होंने स्थान देने की बात की। और साथ ही साथ जो व्यक्ति की जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, जो जीवन से संबंधित है, उसकी जो शिक्षण कार्य से संबंधित है, उनको पाठ्यक्रम में डालने का सुझाव इन्होंने दिया है। नेक्स्ट इन्होंने जो है वो आइडियलिज्म जो है, ये तो हो गया आइडियलिज्म। अब हम नेचुरलिज्म की बात कर लेते हैं कि नेचुरलिज्म क्या कहता है कि इस प्रकार का समावेश जो है वो पाठ्यक्रम के अंदर होना चाहिए।
क्योंकि प्रकृतिवादी क्या है, प्रकृतिवादी बेसिकली प्रकृति को ही महत्व देते हैं। वो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो सीखता है तो सीखने के लिए क्या चाहिए उसको, उसको कहता है कि सीखने के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट दे दो जो कि नेचुरल हो। ठीक है, तो हम यहां पर बात करेंगे प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद प्रकृतिवाद की बात करेंगे कि प्रकृतिवादी किस तरह के पाठ्यक्रम की बात करते हैं। फर्स्टली हम इसमें बात करेंगे कि जो प्रकृतिवाद में मेनली जो है रोल है वो रूसो जी का है, और रूसो जी कहते हैं कि बच्चे को प्रकृति की गोद में खुला छोड़ दो और बच्चे को सीखने दो, ताकि बच्चा जो है वो क्रियाओं के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा और जो है वो क्या है अपने एफर्ट्स के द्वारा ही सारे कुछ सीख ले। अगर बच्चे से कुछ गलती होती है तो कहते हैं कि प्रकृति अपने आप शिक्षा देगी हमें। जो ये आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट है बच्चे को किताबों से पढ़ाने वाला, इस तरह से क्या है, इस तरह से वो कहते हैं कि बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो दब जाती हैं, मूल टेंडेंसीज है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। हम उसको एक ढर्रे पर लेकर चलते हैं जिससे उसका जो व्यक्ति का विकास है वो रुक जाता है, आगे बढ़ने की बजाय क्या है बच्चा का जो है वो रिप्रेस हो जाता है वहीं पर। तो इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए। इन्होंने ये कहा कि हमें सबसे पहले क्या है, हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बहुत अधिक महत्व इन्होंने दिया कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं या विभिन्नताओं को महत्व, विभिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व। प्रकृतिवादी कहते हैं कि हर बच्चे को उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उसकी रुचियों के अकॉर्डिंग, उसके अभिरुचियों के अकॉर्डिंग, क्षमताओं के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे को पढ़ाया जाए, और ये इनको ध्यान में रखते हुए ही क्यूरिकुलम का निर्माण किया जाए। क्योंकि क्यूरिकुलम का निर्माण क्या है, एक क्लासरूम के अंदर जब है एक पाठ्यक्रम को पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक समाज विशेष के लोग होते हैं, क्लास विशेष के लोग होते हैं, है ना, क्लास के अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं जैसे, और बच्चे की जो एज ग्रुप है उसको भी ध्यान में हम रखते हुए काम करते हैं इसमें। तो कहते हैं कि लेकिन जो इन चीजों के साथ साथ क्या है, जो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं क्लासरूम के अंदर हमें देखने को मिलेगी उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें किन विषयों को इसमें डालना है, किन क्रियाओं को हमें डालना है, इन चीजों का भी जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि जीवन रक्षा संबंधी विषयों की प्रधानता, जीवन रक्षा संबंधी विचारों की प्रधानता। इन्होंने विचारों की प्रधानता इसलिए कहा क्योंकि कहता है कि जो बच्चा है अगर हमें उसको प्रकृति के माध्यम से सिखाना है, प्रकृति की गोद में हमने बच्चे को सिखाना है, तो बच्चा अपने जीवन की रक्षा करने का भी तो बच्चे को पता होना चाहिए कि हमने कोई काम करना है तो लेकिन उससे हमें अगर चोट लग सकती है, बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है ना, बच्चे की जान भी जा सकती है। तो जो जीवन रक्षा संबंधी जो विचार हैं वो भी तो बच्चे को अपने सेफ्टी रूल्स का भी ध्यान होना चाहिए, और वो जो चीजें हैं हमें अपना बचाव कैसे करना है ये चीजें हम क्यूरिकुलम के माध्यम से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो योग्यता है, या इनके जो दो मेन सिद्धांत थे डार्विन साहब के थे और लेमार्क के थे कि फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और उन्होंने बात की थी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि हमें अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए क्या है, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, सर्वाइव करना पड़ता है, सर्वाइव के लिए क्या है, फिट रहना पड़ता है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या है, हमें जो है वो व्यक्ति या विद्यार्थी को क्या है, स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो प्रजाति जो है वो क्या है, स्ट्रगल करेगी, वही उसी का एग्जिस्टेंस रहेगा, और जो प्रजाति जो है वो सर्वाइव नहीं, वही खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी जो स्ट्रगल नहीं करेगी। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि हमने बच्चे को क्या है, क्यूरिकुलम के माध्यम से ऐसा बना देना है कि वो जीवन में स्ट्रगल करे, और स्ट्रगल करके क्या है, उसका एग्जिस्टेंस बनाए रखे, और एग्जिस्टेंस बनाने के साथ साथ क्या है, वो समाज में जो है वो अपने जीवन की रक्षा उसने कैसे करनी है रहते हुए प्रकृति के साथ। तो इस तरह के जो विचार हैं ये भी हम बच्चे को ध्यान रखें। एक इन्होंने बात की थी कि धार्मिक शिक्षा की इन्होंने आलोचना की है। ये कहते हैं कि धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती, और धार्मिक शिक्षा का बच्चे के जीवन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा को क्या कहा इन्होंने, धार्मिक शिक्षा का विरोध किया इन्होंने।
कि जो हम बच्चे को, छोटे बच्चे को, अगर हम छोटे जो बच्चे प्राइमरी के हैं, मिडिल क्लास के हैं, अगर उनको आध्यात्मिकता की तरफ जोड़ते हैं, ठीक है, धर्म की तरफ जोड़ते हैं, तो बच्चे को इसमें क्या इंटरेस्ट होगा, इससे क्या होगा, इससे जो बच्चे के अंदर जो मूल टेंडेंसी है खेलने की, पढ़ने की, कूदने की, इधर उधर जो है वो प्रकृति की गोद में कोई संगीत है, झरने हैं, म्यूजिक है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट है, बजाय हम इन चीजों को छोड़ करके जो बच्चे की बेसिक टेंडेंसीज पर आधारित है, अगर हम बच्चे को धार्मिक शिक्षा देनी शुरू कर देंगे तो बच्चा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा और उसका जो व्यक्तित्व का जो विकास है वो धर्म पालन के जरिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन्होंने इन चीजों को पूर्णता क्या बताया है, व्यर्थ बताया है। फिर इन्होंने एक मेन पॉइंट पर बात किया जो कि यौन शिक्षा। ठीक है, ये कहते हैं कि जो यौन शिक्षा है वो बच्चे को दी जानी चाहिए। यौन शिक्षा का महत्व कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको क्या है, इस तरह की जो है वो खुद के बारे में और अपने शरीर के बारे में पूरी शिक्षा में जो है वो बच्चे को देनी है। वर्तमान समय का जो क्यूरिकुलम है उसमें भी जो है वो इन चीजों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, प्रकृतिवादी बहुत अधिक महत्व देते हैं इन चीजों को। इसके साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम का विकास जिसमें हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करते हैं, व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो इन चीजों में क्या है, इन चीजों के साथ साथ हमें जो है वो यौन शिक्षा को भी डालना है ताकि बच्चे जो है वो अपनी मूल टेंडेंसीज को समझ सकें, अपनी एक्टिविटीज जो है वो इस तरह से करें ताकि जो वो समाज में सभ्य जो जीवन जी सके, है ना। तो ये चीजें भी बहुत, और वर्तमान समय में ये चीजें बहुत अधिक बच्चे को हम पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि जो अराजकता का जो जीवन है, जो पार्श्विक प्रवृत्ति होती है इंसान के अंदर, उस पर भी विजय हासिल करना जो है वो हमारी शिक्षा का उद्देश्य रहता है ना। कि अगर हम हमारे विचारों के अंदर पार्श्विक विचारों की जो तुलना है, तामसिक विचारों की जो तुलना है, विचारों की जो संख्या है, अगर वो बढ़ जाती है तो समाज के अंदर क्या है, अराजकता फैल जाती है। तो हमें इस शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। बजाय हमें धार्मिक शिक्षा देने के बच्चे को कहता है कि हमें जो है वो बच्चे को यौन शिक्षा या जो सेक्स एजुकेशन है वो हमें बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। इसमें जो है हमने दर्शन और पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा, फिर हमने जो है वो आदर्शवाद और पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा, और इसमें जो है हम प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम को हमने पढ़ा। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।